एक बार फिर से बच्चों आपका यूपी 21 क्लासेस में स्वागत है। हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की बच्चों, और इंडियन पॉलिटी की ये अपनी 12वीं क्लास है। काफ़ी गैप हुआ है क्योंकि इंडियन पॉलिटी की कोई भी क्लास चैनल पे नहीं पढ़ पाई किसी कारणवश, क्योंकि कुछ समस्याएं आ गई थी, इसलिए हम क्लास नहीं बना पाए बच्चों। और जो यूपीपी के इस 23 तारीख से शुरू हुए हैं पेपर और 31 तारीख तक पेपर चलेंगे, और इसमें जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उस एग्ज़ाम को देखते हुए ना ही तो ज़्यादा टफ आ रहा है पेपर, ना ही ज़्यादा इजी आ रहा है, और मीडियम वे चल रहा है एग्ज़ाम। जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने वालों के लिए इतना टफ नहीं है, और जो मेहनत कम करते हैं तो उनके लिए टफ लगता है एग्ज़ाम। क्योंकि दरअसल में स्टूडेंट को मेहनत करना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के हम कुछ नहीं कर सकते, और भी कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है बच्चों। क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे, जितना अपने आप को तपा लेंगे, तो उतना ही आप अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं। क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे तो उतना फल आपका मीठा होगा। या कहते हैं नहीं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। आप पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना एग्ज़ाम आपका बढ़िया जाएगा, और आने वाले समय में जो मेहनत करते हैं उन बच्चों का सिलेक्शन होना ज़रूरी है, और उनका नहीं होगा तो फिर किसका होगा। बच्चों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और क्लास नंबर 12 है अपनी आज, और पहले क्वेश्चन की ही हम बात करते हैं। और यूपीपी की दृष्टि को देखते हुए ये पॉलिटी के क्वेश्चन हम लेके आए हैं, क्योंकि अब एसएससी भी खुलने वाला है। क्योंकि एसएससी के 5 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, और अपना आरओ एआरओ का भी पेपर लगा हुआ है। तो बच्चों रेगुलर आप क्लास करते रहें, और अधिक से अधिक इस क्लास को आप शेयर करें बच्चों, क्योंकि जो भी क्लासें अपने चैनल पर जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि सभी बच्चों को इन क्लासों का वो लाभ उठा सकें। और देखते हैं बच्चों, पहला ही क्वेश्चन अपना लेकर आए हैं क्लास नंबर 12 का, और इंडियन पॉलिटी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का कौन कौन से तत्व होते हैं? राज्य के बच्चों 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है जो किसी राज्य या देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है तुम्हारा बच्चों, तो सबसे पहले ऑप्शन आता है राष्ट्रीय ध्वज, या ध्वज इंपॉर्टेंट है अपने लिए, राजधानी इंपॉर्टेंट है देश के लिए बच्चों, या संप्रभुता इंपॉर्टेंट है, या शासन अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसमें सब में जो इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा वो होता है संप्रभुता। मतलब अपने देश की संप्रभुता, अखंडता को हम बनाए रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, या सबसे इम्पोर्टेंट तत्व होता है बच्चों किसी देश के लिए या किसी राज्य के लिए। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर तुम्हारा सी होगा। और जो 4 और भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारा जनसंख्या होता है, नंबर 1 क्या है? जनसंख्या है, और नंबर 2 है तुम्हारा भूभाग, भूभाग होता है बच्चों, और नंबर 3 है तुम्हारा संप्रभुता, संप्रभुता, और चौथा नंबर जो होता है तुम्हारा, जो चौथे नंबर पर अपना आता है बच्चों, तो वो होता है तुम्हारा सरकार। सरकार, ये 4 तत्व होते हैं, और ये किसी देश या किसी राज्य के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें चारों में जो अपना ऑप्शन है वो तुम्हारा है बच्चों संप्रभुता। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर सी होगा बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो बच्चों शासन प्रणाली किस प्रकार की है? लोकतंत्रात्मक है, या तुम्हारे अध्यक्षतात्मक है? ये किस प्रकार की शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई है बच्चों? तो एक बार ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें जो इसके ऑप्शन है बच्चों, वो कौन कौन से ऑप्शन है इसमें? तो ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी है अध्यक्षतात्मक, ऑप्शन सी है संसदतात्मक, और ऑप्शन डी है अर्ध लोकतंत्रात्मक बच्चों। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सटीक बैठेगा, जो सटीक आंसर है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें जो लगाएंगे, तो एक बार क्वेश्चन शासन प्रणाली की बात कही गई है, ना कि हमारे देश में जो व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक है।
जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है, शासन अपने भारत में कहाँ से चलता है, कहाँ से शुरुआत होती है, या संविधान में रद्दो बदल जो किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है। तो शासन प्रणाली की बात कही गई है, जो नियम कानून कहाँ से निकल के आए हैं। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा वो तुम्हारा सी होगा, संसदीयात्मक। संसदात्मक में होता है तुम्हारा कार्यपालिका या विधायिका। तो ये जो इसके पार्ट होते हैं बच्चों वो कार्यपालिका और तुम्हारा होता है व्यवस्थापिका। ये कार्यपालिका और तुम्हारे कार्यपालिका व्यवस्थापिका को चलाने के लिए, व्यवस्थापिका को चलाने के लिए कार्यपालिका और कार्यपालिका के लिए मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का क्या गठन किया जाता है। और जो मंत्रिमंडल होता है वो किसके प्रति जिम्मेदार रहता है, वो तुम्हारे जो संसद के प्रति जिम्मेदार रहता है। वैसे तो देखा जाए जो मंत्रिमंडल है उसे जो नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए किया जाता है, या राष्ट्रपति को सलाह देती है मंत्रिमंडल। तो ये अपने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली है। भारत अपना क्या है, एक लोकतंत्र देश है। इसमें अध्यक्ष आत्मक का कोई या किसी राष्ट्रपति का नहीं चलता, क्योंकि और अर्ध लोकतंत्र आत्मक अपने भारत में नहीं है। तो अपने भारत में जो है जो शासन प्रणाली है वो संसदीय व्यवस्था पर आधारित है बच्चों, और जो देश है अपना वो लोकतंत्र आत्मक है। हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चों। जो अपना अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो बच्चों सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो बच्चों एक बार ऑप्शन देख लेते हैं किस देश में आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन बी है बेल्जियम में, ऑप्शन सी है फ्रांस में, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड में। तो संसदीय व्यवस्था अपने भारत में कहाँ से ली गई थी बच्चों। तो संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से, लंदन से या इंग्लैंड से या कह सकते हैं ब्रिटेन से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले जो तुम्हारा शुरू हुआ है संसदीय व्यवस्था, तो संसदात्मक व्यवस्था कहाँ से शुरू की गई थी, तो किस देश ने शुरू की थी। तो संसदात्मक व्यवस्था बच्चों ये तुम्हारे इंग्लैंड में शुरू की गई थी या ब्रिटेन में शुरू की गई थी। तो भारत में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, वो तुम्हारी इंग्लैंड में या कह सकते हैं ब्रिटेन से ली गई है। तो बच्चों सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा ए होगा, ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था शुरुआत की गई थी। अगर हम और इन कंट्रियों में नहीं हुई है पर ग्रेट ब्रिटेन में शुरुआत हुई और भारत ने यहीं से संसदीय आत्मक व्यवस्था अपने संविधान में ग्रहण की है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यूपीपी एग्जाम में जो पॉलिटी आ रही है वो इसी स्तर की आ रही है बच्चों, क्योंकि क्लासों को आप जरूर देखें, यहाँ से सवाल जरूर आपको मिलेंगे एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, कि हमारे संविधान में क्या क्या विशेषता है ये आपको पता होना अनिवार्य है। क्या विशेषता नहीं है ये भी आपको याद करना जरूरी है। और मैं हर बार जब क्लास लेता हूं बच्चों तो ये विशेष तौर से आपको बताता हूं कि जहां नहीं है तो वहां आप से सर्किल कर लें, क्योंकि ये आपके लिए आसानी होगी। एग्जाम में अधिकतर एग्जामिनर ऐसे कट निकालता है कि याद भी होगा पर स्टूडेंट उसमें भूल जाता है बच्चों। तो देखते हैं क्या विशेषता नहीं है। संसदीय व्यवस्था ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र न्यायपालिका और ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारी संघात्मक सरकार। तो बच्चों कौन सा अपना क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो कौन सा है, इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा बच्चों अध्यक्षात्मक सरकार, बाकी और सब हैं। और इसका ऑप्शन नंबर बी है कि अध्यक्षात्मक सरकार। हमारे भारत में अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, क्योंकि हमारे जो भारत के जो संविधान की विशेषता है संसदीय आत्मक है।
क्योंकि जो शासन चलता है वो संसदीय आत्मक व्यवस्था से चलता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका आर्टिकल नंबर 124 में है, भारत का क्या सर्वोच्च न्यायालय का गठन। और संघ आत्मक सरकार भी है। संघ आत्मक सरकार मतलब केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार भी है। और ये भारतीय संविधान की विशेषता है 3, और ये तुम्हारी अध्यक्ष आत्मक सरकार की विशेषता नहीं है। जैसे कि अमेरिका में अध्यक्ष आत्मक सरकार चलती है, ऐसा अपने भारत में नहीं है बच्चों। अगर संसदीय व्यवस्था की बात करें तो संसदीय व्यवस्था भारतीय संविधान में जो चेंजिंग होते हैं वो सब कौन करता है? भारत की संसद करती है। और स्वतंत्र न्यायपालिका है बच्चों, किसी पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया जा सकता न्यायपालिका पे, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। और संघ आत्मक सरकार है। भारत में केंद्र सरकार की बात केंद्र सरकार है और राज्यों में राज्य सरकार है भारत में। और तो तुम्हारे देश में है जो अगर अपने देश लेवल पे देखेंगे तो केंद्र सरकार होगी, और अगर राज्य स्तर पे देखेंगे तो तुम्हारा राज्य सरकार होगी। हालांकि सभी राज्यों में ऐसा नहीं है बच्चों। तो अपने जो इसमें विशेषता नहीं है तो वो अध्यक्ष आत्मक सरकार की विशेषता नहीं है बच्चों। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है बच्चों? एक बार फिर इसे सर्कल हमें कर लेना है। नहीं है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है बच्चों? कुछ शब्द इसमें जो ऑप्शन है वो सब तुम्हारे अच्छे पढ़े हुए हैं, देखे वाले हैं, पर इसका मीनिंग्स आना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो ऑप्शन ए है तुम्हारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऑप्शन बी है संसदीय पद्धति की सरकार है, ऑप्शन सी है संघीय नीति है, या फिर ऑप्शन तुम्हारा डी है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है बच्चों। तो आप जानते होंगे और ये समझते भी होंगे कि जो केंद्र में किस प्रकार की सरकार है और किस प्रकार की सरकार चल रही है बच्चों केंद्र में। तो केंद्र में किस प्रकार की सरकार है तो अब देख लेते हैं बच्चों, इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा भारत, सभी धर्मों का आदर करता है। और फिर है संसदीय पद्धति की सरकार, क्योंकि संसदीय पद्धति की सरकार है। संसदीय पद्धति की सरकार मतलब पूरे का पूरा जो सरकार चलती है वो संसद से चलती है। अब आते हैं तुम्हारे संघीय नीति। भारत में संघीय नीति भी अपनाई गई है या केंद्र सरकार की नीति भी अपनाई गई है, पर भारत में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। जैसे कि अमेरिका वगैरह में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है, रूस में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है, पर अपने भारत में प्रधानमंत्री या संसदीय पद्धति की सरकार है। पर संसद के जो अंग होते हैं वो तुम्हारे 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिला के भारत में सरकार चलती है, पर एक तरफा से राष्ट्रपति की सरकार नहीं चलती है। और वो किस प्रकार की सरकार है अपने यहाँ? वो संसदीय पद्धति की सरकार है। तो बच्चों, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन तुम्हारा है, ऑप्शन तुम्हारा डी इसमें सही नहीं है। बाकी धर्मनिरपेक्ष भी है, संसदीय प्रणाली की सरकार भी है और संघीय नीति भी अपनाता है भारत बच्चों। तो इसमें ऑप्शन इसका डी होगा। क्वेश्चन है तुम्हारा अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है अगर राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भारत में लागू कर दी जाए या कर दी जाए। जैसे कि रूस है, अमेरिका है, इन देशों में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है बच्चों। अगर भारत में ऐसा कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो कार्यपालिका, समस्त कार्यपालिका की पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, तो वो किसमें होती है बच्चों? तो एक बार देख लेते हैं किसमें होती है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी है कैबिनेट में, ऑप्शन सी है व्यवस्थिका में, और ऑप्शन डी है बच्चों उच्च सदन में। तो किसमें जाके ये तुम्हारी पद्धति पूरा होता है? तो देखो किसमें ये कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है बच्चों। तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की सरकार, अगर राष्ट्रपति पद्धति की सरकार अगर भारत में लागू होगी तो किसमें समस्त शक्ति होगी? तो बच्चों वो इसका ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति में समस्त शक्तियां समाहित होंगी राष्ट्रपति में। कैबिनेट में भी नहीं होंगी बच्चों,
और व्यवस्थिका में भी नहीं होंगी और उच्च सदन में भी नहीं होंगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि राष्ट्रपति में सब कुछ कार्यपालिका की शक्ति किस में चली जाएंगी, राष्ट्रपति में चली जाएंगी। और जितना भी तुम्हारा ये कैबिनेट होगा, व्यवस्थिका होगी या उच्च सदन होगा, इस सबको कौन देखेगा, भारत का राष्ट्रपति ही देखेगा बच्चों। बहरहाल अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो जो जहाँ नहीं है बच्चों वहाँ खतरनाक हो जाता है, जो हमें याद भी हो जाता है, जो हमें याद होता है हम उसी पे टिक करते हैं, पर वो आंसर उसका गलत होता है बच्चों। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप जब बैठते हैं तो बच्चों पे प्रेशर होता है एग्जाम को लेके। वही प्रेशर को झेलना बच्चा अगर सीख जाता है तो वो एग्जाम क्लियर कर देता है। कोई बड़ी बात नहीं होती है बच्चों, एग्जाम हॉल से बाहर जब निकलोगे तो सारे का सारा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर दोगे। और वही चीज अगर एग्जाम में बैठ के आप करोगे, एग्जाम हॉल में आप बैठ के करोगे तो वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर उसका दबाव होता है परीक्षा का। तो इसलिए जो परीक्षा का दबाव है उसे आप झेलने की क्षमता पैदा करें, क्योंकि इतनी मेहनत करें, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए बच्चों। तो दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं, और दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना गलत बात नहीं है, वो ठंडे माइंड से आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। और बात ये होती है कि बच्चे अधिकतर जो याद क्वेश्चन होता है वो अधिकतर गलत करके आते हैं। जो तुमसे आता है उसको तो आप सजो के रखिए बढ़िया करके, उससे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिछले जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें बच्चों से बात होती है, तो जो याद के क्वेश्चन होते हैं वही बच्चे गलत करके आते हैं, तो वहीं वो उन्हीं क्वेश्चनों से जाके मेरिट से बाहर हो जाते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करें, एक बार समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, या भारतीय राजतंत्र या कह सकते हैं भारतीय तुम्हारा जो शासन है उसकी नहीं है। तो देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए है एक संविधान संगत सरकार, मतलब एक संविधान संगत सरकार की जो सरकार है वो संविधान के तहत चलनी चाहिए, या जो शासन है भारत का वो संविधान के तहत चलना चाहिए। फिर आता है ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार मतलब जनता की सरकार। फिर आते हैं ऑप्शन सी है विधि का शासन, विधि का शासन मतलब कानून व्यवस्था स्थापित या विधि या कानून के द्वारा चलाए जाने वाला शासन है बच्चों। फिर ऑप्शन डी है सत्तावादी सरकार। क्या आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा गलत लग रहा है बच्चों, तो इस पे टिक करिएगा, और इसका जो आंसर होगा नहीं पूछा है तो इसका जो डी आंसर है वो इसका सही होगा। सत्तावादी सरकार की एक सत्तावादी सरकार का मतलब कि किसी एक वंश का शासन हो जाना, वही सत्तावादी सरकार होती है बच्चों। तो सत्तावादी सरकार भारत में नहीं है, ये भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है बच्चों। और अगर विशेषता है तो वो कौन सी है, तो विधि का शासन भारत में चलता है बच्चों। लोकतांत्रिक सरकार है क्योंकि हम चुन के भेजते हैं, जनता के हाथ में है। फिर है एक संविधान संगत सरकार, जो भी सरकारें चलती हैं चाहे राज्य सरकार हो चाहे तुम्हारी केंद्र सरकार हो बच्चों, वो सब विधि के तहत चलती हैं, भारतीय संविधान के तहत या भारतीय संविधान के अनुरूप सरकारें चलती हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होते हैं। तो केंद्र सरकार मतलब संघ सरकार। अभी यहीं से सवाल पूछा था कि संघ कहते हैं कि संघीय तुम्हारे गृह मंत्री कौन है, तो संघीय गृह मंत्री कौन है। तो गृह मंत्री अगर ये पूछ लेता कि केंद्र में गृह मंत्री कौन है या भारत के गृह मंत्री कौन है, तो आप सीधे सीधे आंसर लगा देते, उसमें आप कैसे कंफ्यूज नहीं होते। पर कंफ्यूज करने के लिए उसने संघीय गृह मंत्री को पूछा, क्योंकि उसने पहले ही संघीय लगा दिया, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए। तो हालांकि जो तुम्हारे गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं, तो क्वेश्चन कैसे भी अगर आप करके पूछे तो आपको सही करना है। अगर केंद्र की जगह अगर संघ भी लिख दे कि संघ सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो किसके तहत उन्हें प्राधिकार प्राप्त होता है बच्चों, तो ऑप्शन ए है भारतीय संविधान से, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री से, और ऑप्शन डी है बच्चों भारत की संसद से। तो जो प्राधिकार प्राप्त होते हैं राज्य सरकारों को और तुम्हारी केंद्र सरकार को, वो किससे प्राप्त होते हैं और कहाँ से वो प्राप्त किए जाते हैं बच्चों, तो
किससे प्राप्त होते हैं? तो वो जो प्राप्त होते हैं तुम्हारे कहां से प्राप्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए भारतीय संविधान से, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री से, और ऑप्शन डी है भारत की संसद से। तो बच्चों कहां से प्राप्त होते हैं? तो इसमें जो है तुम्हारी, तो भारतीय संसद से प्राप्त होते हैं, और भारतीय संसद से प्राधिकार प्राप्त होते हैं। और जहां भी तुम्हारा होता है, या कह सकते हैं इसका ऑप्शन गलत हो रहा है बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा फर्स्ट होगा, भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान से, संसद भी तो भारतीय संविधान का ही, संविधान में ही है। तो इसलिए जो तुम्हारे भारतीय संविधान से केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिविल भारतीय तुम्हारे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, विधि आयोग, और तुम्हारे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान में वर्णित है। और राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को यहाँ जो प्राधिकार प्राप्त होते हैं बच्चों, वो भारत के संविधान से प्राप्त होते हैं। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन अपना है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है? अगर कोई कल्याणकारी राज्य हो या कल्याणकारी राज्य की अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ कल्याणकारी देश की भी बात कर लो तो बात एक ही है, क्योंकि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है आर्टिकल नंबर 1 में और भाग 1 में बच्चों। तो इसलिए यहाँ भारत ना कह के राज्य का ज़्यादा इसमें जिक्र किया जाता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो क्या कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है बच्चों? तो ऑप्शन ए होता है अधिकतम अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कि अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कि अधिक से अधिक जो जनसंख्या है उसका अधिक कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी होगा बच्चों कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी है भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं बच्चों। तो देखो, सरकारें जो बनती हैं, चाहे राज्य सरकार हो या तुम्हारी चाहे केंद्र सरकार हो, ये इनका दायित्व बनता है कि सबसे पहले हम अपनी देश की जनता है उन्हें सबसे पहले रोजगार प्रोवाइड कराएं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है बच्चों, कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी देश की जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करनी चाहिए। बाद में फिर और है तुम्हारा, और फिर बाद में स्ट्रक्चर ले आओ, जो भी है विकास करोगे, और सरकारें बनाई इसलिए जाती हैं विकास के लिए। तो बच्चों, जो कल्याणकारी राज्य है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये तो सरकारें नहीं कर सकती। पर ऑप्शन इसका जो आंसर होगा बच्चों, जो इसका आंसर है वो तुम्हारा बी है। ऑप्शन बी है कि कमजोर वर्गों की कल्याण का प्रबंधन करना। जो एससी एसटी ओबीसी, इनमें जो कमजोर वर्ग हैं उनका कह सकते हैं कल्याण करना या उनके कल्याण का प्रबंधन करना। जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी में जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए सरकारें क्या करें, कल्याणकारी परियोजनाएं जारी करना। जैसे कि है प्रधानमंत्री किसान जो समृद्धि योजना जारी की गई है, उसमें भी वो कमजोर वर्गों के लिए है, ना कि जो ठीक ठाक हैं या जिन पे उस पैमाने से ज़्यादा कहीं 6 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो उन्हें ये ऐसा नहीं है, मतलब उससे कम है तो कहीं जाके ये किसान निधि योजना जारी की थी प्रधानमंत्री ने, उज्ज्वला योजना जारी की थी। जो योजनाएं जारी की हैं तो उन सब के लिए उनका एक उद्देश्य होता है, वो उनका जो उद्देश्य है वो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना होता है, ना कि अधिकतम जनसंख्या का। अधिकतम जनसंख्या का तो नहीं कर सकती सरकार, और भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये उद्देश्य होता है। भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना ये भी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है बच्चों, शिक्षा की भी जिम्मेदारी हो जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो बी होगा। अब जैसे कि भाग 4 में अपने डीपीएसपी या कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो वर्णित हैं, वो उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि अपनी जनता को रोटी, कपड़ा और मकान देना अनिवार्य है।
अब बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है बच्चों। तो देखो कौन सा दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य, ये भारतीय संविधान का दर्शन है। समाजवादी राज्य की स्थापना करना, ये भी है। राजनैतिक समानता, और फिर है तुम्हारा राजनैतिक समानता, और है तुम्हारा ऑप्शन डी है बच्चों साम्यवादी राज्य। तो साम्यवादी राज्य जैसे कि रूस है, अमेरिका है, इन सब में क्या है, साम्यवादी राज्य की स्थापना है। तो हमारे भारतीय संविधान का एक दर्शन इसमें नहीं है बच्चों। जो हमारे संविधान का दर्शन है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, समाजवादी राज्य की स्थापना करना होता है, राजनीतिक समानता की बात करता है जो अपना भारतीय संविधान है बच्चों। पर साम्यवादी राज्य की स्थापना करना नहीं होता है। साम्यवादी कुछ चंद लोगों के हाथ में सत्ता पहुंच जाना, वही साम्यवादी सरकार कहलाती है। पर हमारे देश का संविधान या भारतीय संविधान ऐसा नहीं करता है। वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का वचन देता है और समाजवादी राज्य की स्थापना करना और राजनीतिक समानता, और राजनीतिक समानता में मतलब होता है कि जनरल एससी, ओबीसी और एसटी, इन्हें सबका हिस्सेदारी जितनी जितनी है वो सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक क्षेत्र में अभी महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, और जो दलित हैं और जो ओबीसी हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए। ये भी तुम्हारे राजनीतिक समानता देता है भारतीय संविधान। और समाजवादी राज्य की भी स्थापना करता है और कल्याणकारी राज्य की भी स्थापना भारतीय संविधान करता है बच्चों। ये हमारा दर्शन नहीं है, और बाकी सब तुम्हारे ऊपर के तीनों दर्शन इसके हैं भारतीय संविधान के। हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष आत्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अध्यक्ष आत्मक शासन यानी कि राष्ट्रपति शासन का उदय सबसे पहले कहां पर किया गया था बच्चों? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है और उसमें महाभियोग की प्रक्रिया कहां से हुई है, ये बाकी हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासों में जाके। एक बार आप इसका जरूर रिवीजन करें। तो ये किस देश में तुम्हारे अध्यक्ष आत्मक सरकार का उदय हुआ था या शासन का उदय हुआ था? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या फिर तुम्हारे संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बच्चों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो यही बात यहीं से, या यूके तुम्हारे यूएसए में सबसे पहले अध्यक्ष आत्मक सरकार का उदय किया गया था बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक क्या है? गणतंत्र देश है, और इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? तो ये क्वेश्चन आपको विगत परीक्षा में आया हुआ है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में आता ही है, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट में भी रखा गया है बच्चों। तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी है भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन सी है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और ऑप्शन डी है बच्चों भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये तो बात सही है बच्चों कि भारत राज्यों का संघ है, ये तो सही है। पर इसका जो सटीक आंसर है बच्चों वो तुम्हारा ऑप्शन सी है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, किसी भी एक राजशाही शासन नहीं है, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। हर प्रत्येक 5 साल बाद हम जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको चुनते हैं, और राज्य में विधानसभा के सदस्य हैं उनको चुनते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने ही जनता द्वारा ही जाते हैं। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति भारत में वंशानुगत शासन नहीं कर सकता, इसलिए इसका आंसर बच्चों सी है। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अपना क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? दल विहीन मतलब बिना दल के, और उसमें किसने इसका सहयोग किया था? तो देख लेते हैं बच्चों किसने इसका सहयोग किया था। ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण ने, और ऑप्शन डी है बच्चों बी और सी दोनों। तो ये जो कह सकते हैं विचार दिए या तुम्हारे दल विहीन सरकार के जो पक्ष में थे वो कौन कौन लोग थे? तो देख लेते हैं बच्चों, इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर डी है
तो डी आंसर है इसमें। जैसे कि महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों व्यक्तियों ने अपने जो विचार दिए थे वो दल विहीन प्रजातंत्र के विचार दिए थे बच्चों। इनके ये पक्ष में थे, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जी इनके पक्ष में थे। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो सेकंड लास्ट होगा इस क्लास का बच्चों। निम्नलिखित में से किसी एक का कथन है, किसका कथन है, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो भारतीय संविधान को किसके संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये किसने अपने विचार दिए थे संविधान के प्रति और किसने बताए थे ये, तो देखते हैं बच्चों किस किस के देन है। ऑप्शन ए है डी बसु, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है ए के अय्यर। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो तुम्हारा ऑप्शन बी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कथन है, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था को आवश्यक माना गया है। इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों। तो ऑप्शन ए है अंतरराज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी है वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन सी है एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, उपरोक्त तुम्हारा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब क्या है, संविधानिक तुम्हारी आयोग है और संविधानिक संस्था है। अंतरराज्य परिषद और अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद और एकल नागरिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब क्या है, विविधता में एकता की ओर अग्रसर करते हैं या इन्हें सूचित करते हैं। इसी के साथ बच्चों ये अपनी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।